रोधिका विभव, अवक्षय चौड़ाई और संधि धारिता, इस पे बात करते हैं। एक काम आप जरूर करिएगा। पहला, इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन जो हमने पढ़ा है उसको एक रिवीजन कीजिए, इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता वाला टॉपिक को। दूसरा, पीएन जंक्शन का जो फॉर्मेशन हुआ था, पीएन संधि बनाए थे आप, उसको एक बार पढ़ लीजिए। ये दोनों अगर आपके पास हैं तो आप ये समझिए कि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। देखिए, आपको एक चीज ये पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो संयोजी बैंड के जस्ट ऊपर रहता है, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होगा वो उसके कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है, मतलब चालक बैंड के जस्ट नीचे होगा। इसलिए जब ग्राफ बनाएंगे हम लोग, इसका बैंड डायग्राम बनाएंगे, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को ऊपर की ओर और एन टाइप को नीचे की ओर लेंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस स्टेट में फर्मी लेवल एक ही लाइन पे आने चाहिए, एक ही लेवल पे होने चाहिए। इसके लिए आप इस डायग्राम पे आइए। देखिए, फर्मी लेवल एक्चुअल में इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, पी टाइप के लिए। और एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल कुछ ऐसा होता है। मैं जल्दी जल्दी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आरेख आप पहले ही देख चुके हैं। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है। एक्चुअल में ये जो फर्मी लेवल है उसको आपने कहा है कि ये नीचे की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा और इसके जस्ट ऊपर मिलेगा। और ये जो फर्मी लेवल होता है ये थोड़ा ऊपर उठ के इसके जस्ट नीचे होता है। इसके मतलब यहाँ वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर और यहाँ कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। तो अगर बैलेंस स्टेट में है, संतुलन की स्थिति में है, तो फर्मी लेवल एक ही सीध में होनी चाहिए, कुछ ऐसा। ये फर्मी लेवल है। क्या समझ में आया आपको? आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ जो फर्मी लेवल होता है उसमें डेल ई डैश का डिस्प्लेसमेंट आ गया, होना चाहिए यहाँ, होता है यहाँ। उसी तरीके से एन टाइप में अगर आप देखें तो यहाँ होना चाहिए था लेकिन ऊपर की ओर डिस्प्लेस होकर यहाँ पहुँच गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना है? डेल ई डैश और डेल ई है। इसको मैं टोटल ई बी मान लूँ, तो ई बी मान लेते हैं इसको, है ना, ई बी मान लेते हैं इसको। अब उसके बाद आप एक चीज ये भी समझिए कि अब अगर आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करें तो एक बैंड दिखा रहा है, ये एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? ईवीबी एनर्जी चाहिए, है ना। यहां जो एनर्जी है वो कितनी? ईवीबी। तो इसको पहले लिख लो आप। क्या लिखा आपने कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना उसके वैलेंस बैंड के ऊपर है फर्मी लेवल, और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो रहते हैं ना उसके कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे पे है, ठीक है। अब चूंकि इनका स्तर एक ही रहता है, लेवल एक ही होना चाहिए, इसलिए इसमें डिस्प्लेसमेंट कितने का है? डेल ई डेस पी के लिए और डेल ई एन के लिए। तो इसको आप अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो ई बी है वो डेल ई डेस प्लस डेल ई इक्वल टू ई वी बी के इक्वल होगा। यहाँ ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है और ये जो वी बी लिखा है ये विभव प्राचीर है। ये कंडीशन आया। अब आप एक चीज को बहुत ध्यान से समझिए। हमको ये चीज बहुत अच्छे से समझना है या ये अच्छे से जानना भी है कि हमारे पास ये जो वी भी है इसको ई बी को हटा के वी बी कर लेना यार, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो ये जो वी बी है वो विभव प्राचीर है, पोटेंशियल बैरियर है। अब इसके बाद, अब इसके बाद में हमारे पास टारगेट ये है कि डेल ई डेस और डेल ई ये दोनों के टर्म पे कुछ वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करेंगे, यहाँ जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है इधर का जो लेयर बनता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, होल्स बन जाते हैं इसके ऊपर इस लेयर में, है ना। और इधर क्या बन जाता है? इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। तो यहाँ जो होल्स हैं, जो दाता यानी चलते नहीं हैं, स्थिर रहते हैं, निश्चल रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं, तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा और इसका कंसंट्रेशन कितना होगा इसको निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? वो कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला लगा के।
तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकालें तो आप लोग लिखेंगे कि Ne जो रहता है Ni e⁻ del E by kt इक्वल्स टू Nd। ये Nd जो होता है वो एक्चुअल में आपके निश्चल दाता आयनों की सांद्रता है, ठीक है, इमोबाइल आयंस का कंसंट्रेशन है एन साइड के लिए। इसी तरीके से अगर पी साइड के लिए निकालें तो यहाँ Ne की जगह NH कर लीजिए, E माइनस डेल ई डेस बाई के टी, माइनस समझ में आ गया होगा, नीचे की ओर है, इज इक्वल टू Na किसके लिए है? ग्राही के लिए है। इलेक्ट्रॉन बनते हैं ना पी साइड में, पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन बने हैं उसके लिए। ये दो इक्वेशन बन गए और यहां तक आपको समझ में आया तो आप ये समझ सकते हैं कि Vb की वैल्यू निकालना आपके लिए अब कोई चैलेंजिंग चीज नहीं है। क्या करेंगे इसके लिए, आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दीजिए। अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को डिवाइड करें तो ये क्या बनाएगा, Ne बाई एन एच इक्वल्स टू Ni del E बाई के टी। यहाँ लगा देना, माइनस लगाना भूल गए, तो Ni माइनस डेल ई आई बाई डेल ई डेस बाई के टी। अब यहाँ से Ni इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कैंसिल हुआ, और चूंकि पावर में है, पावर यहाँ माइनस है और डिवाइड है तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। भाई यहाँ जो पावर होगा माइनस में होता है ना, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या बना, डेल ई प्लस डेल ई डेस बाई के टी। अब इक्वेशन 1 लगाइए तो डेल ई प्लस डेल ई डेस को EVB लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर इस E को ट्रांसफर कर देंगे, इस E को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो लॉग हो जाएगा, लॉग Ne बाई एन एच EVB बाई के टी। इस नंबर की जगह के टी कर दिया, सॉरी EVB कर दिया और नीचे के टी आ गया। क्योंकि आपको किसकी वैल्यू चाहिए, VB की वैल्यू चाहिए, तो VB कितना निकला, VB इक्वल्स टू के टी बाई ई लॉग Ne बाई एन एच। अब अगर आप चाहें तो Ne और NH को Nd और Na से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि Ne को Nd और NH को Na कहा है आपने, तो आपके पास रिलेशन क्या आएगा, Kt बाई ई लॉग Nd बाई Na। ये है आपका विभव प्राचीर कहिए या रोधिका विभव के लिए फॉर्मूला, Vb इक्वल्स टू के टी बाई ई लॉग Nd बाई Na या के टी बाई ई लॉग Ne बाई NH। बोलिए कोई डाउट है तो, कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज हम लोग समझते हैं कि मान लेते हैं अब हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है, कुछ इस तरीके का मान लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान लेते हैं, एक हिस्सा P टाइप का है, एक हिस्सा N टाइप का है, ठीक। अब क्या करिए, इसमें यहां संधि बनेगी इसकी जहां कोई चार्ज नहीं रहता। उसके बाद में हम लोग यहां एक रीजन बनेगा ये, और यहां एक रीजन बनेगा, ये दोनों क्या हो गए आपके, ये डिप्लेशन लेयर बन गए, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है इस सरफेस के अंदर है, इसमें है। तो इधर एन टाइप है, मतलब इधर होल्स होंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज वाला है और ये नेगेटिव चार्ज वाले हैं, और दोनों के दोनों स्थिर हैं। अब क्या होगा, चूंकि यहां जंक्शन के लिए आपने कहा है कि पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, जंक्शन के लिए पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, तो जैसे जैसे आप इधर आगे बढ़ते जाएंगे, इधर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो यहां अगर पहुंचेंगे तो पोटेंशियल बढ़ के कितना हो जाएगा, Vp, मतलब P रीजन में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Vp। वैसे अगर आप इधर आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो N रीजन में पोटेंशियल कितना बढ़ के हो जाएगा, मैक्सिमम यहाँ पहुँचते पहुँचते Vn। यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया, Vn। क्लियर हो गई बात। हम लोगों के लिए ये टोटल पोटेंशियल, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का ये Vb है, इसको हम लोग एक्चुअल में रोधिका ऊंचाई बोलते हैं, बैरियर हाइट बोलेंगे, यहां से लेकर के यहां तक को। अब क्या बोल रहे हो आप लोग, रोधिका ऊंचाई, बैरियर हाइट कहेंगे, ठीक, समझ में आया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए अगर मैं ये कहूं कि हम लोग के पास ये V है, इसमें x है दूरी के साथ परिवर्तन, तो आपने क्या कहा कि जब आप यहां से यानी कि जंक्शन से इधर आगे बढ़ते हैं, जंक्शन से इधर आगे बढ़ेंगे xn तक तो पोटेंशियल Vn हो जाता है, और जंक्शन से जब इधर आगे बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
Vp हो जाएगा नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना इसके अंदर, यहाँ, और यहाँ क्या है, पॉजिटिव है इसमें। ठीक है, तो xp तक का और xn पे, मतलब xn पे विभव की वैल्यू कितनी हो गई, Vn हो गया, xp पे कितना हो गया, Vp हो गया, और x बराबर जीरो करेंगे तो यहाँ जंक्शन के लिए पोटेंशियल जीरो है। क्या क्या बोला, कुछ समझ में आया? डायग्राम समझ में आया क्या क्या बोला हूँ? एक सेमीकंडक्टर लिया है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, ये p साइड है, ये n साइड है, ये जंक्शन है, इसको लिख दीजिए। ठीक, अब आप ये समझिए कि आपके पास ये जो अवक्षय परत की चौड़ाई है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको x मान लीजिए, तो ये x कितना हो जाएगा, xp और xn के इक्वल होगा। ठीक है, और रोधी का ऊंचाई जो होता है, पोटेंशियल हाइट जो होगा, या बैरियर हाइट जो होगा, बैरियर हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पे तो जीरो है, इधर गए तो बढ़ते 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 Vn हुआ, इधर गए तो बढ़ते 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 Vp मैक्सिमम हो गया है, तो मतलब मॉड ऑफ Vp और मॉड ऑफ Vn इक्वल्स टू Vb होगा। वो ऋणात्मक साइन नहीं लेना है, इसलिए हम लोग परिमाण की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो Vb की वैल्यू और x की वैल्यू, अब क्या करेंगे, अब आगे का कैलकुलेशन करना है। आगे का कैलकुलेशन करने के लिए पाइसन का समीकरण हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक में, स्थिर विद्युत में। पाइसन के समीकरण में आपने कहा था कि हमारे पास ये जो आयतन आवेश घनत्व है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, उसका पोटेंशियल के साथ चेंजेस कैसे कैसे होता है, उसके ऊपर बात की थी आपने। क्या बात किया था, देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि हमारे पास अगर xn और xp को, इसको पूरा डिटेल लिख दिया, फिर आप ये कहेंगे कि पॉइसन का अगर समीकरण लगाएं तो पॉइसन के समीकरण के हिसाब से एक विमी स्थिति में लगा रहे हैं ना, त्रिविमी में तो ये डेल के फॉर्म में होता है, डेल टू वी बाई डेल एक्स टू, डेल टू वी बाई डेल वाई टू, डेल टू वी बाई डेल जेड टू इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन माइनस में। तो ये जो रो रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और यहाँ जो एप्सिलॉन है ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है माध्यम की। ठीक है, ठीक है। अब एक्चुअल में ये आपके संधि से दूरी के साथ आवेश घनत्व है, सिग्मा की वैल्यू। तो हम लोगों ने वन डायमेंशन में पाइसन का समीकरण लिया है, डेल टू वी बाई डेल एक्स टू इक्वल्स टू माइनस अपसाइलन माइनस रो बाई अपसाइला। किसको किसको क्या क्या बोलते हैं उसको लिख लेना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। लिख लीजिए, लिखा हो गया, कहीं कोई डाउट है, नहीं है? चलिए, अगर नहीं है तो अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। पहले पी रीजन की बात करेंगे, फिर एन रीजन की बात करेंगे। अगर पी क्षेत्र में जाएं तो यहाँ क्या रहता है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है यहाँ, इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स कहा था आपने, एन ए, कितना, एन ए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि रो का मान कितना हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व का मान कितना होगा, आयतन आवेश घनत्व का मान कितना आएगा जी, अगर टोटल सांद्रता कितनी है, एन ए है, एन ए किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो रो की वैल्यू कितना लिखेंगे, रो की वैल्यू को लिखेंगे माइनस ई, और ये सांद्रता एन ए। ठीक है, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप अपने इक्वेशन 3 पे रखिए, रखिए, क्या आएगा, रो इक्वल्स टू माइनस ई एन ए। एन ए को आप जस्ट अभी देखे थे कि एन ए कहने का मतलब क्या है, सांद्रता है इलेक्ट्रॉन की। इस मान को समीकरण 3 पे अगर रख दिया जाए तो डी टू वी बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू माइनस माइनस ई एन ए बाई अपसाइलन। बेटा इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि एन रीजन के लिए भी यही कैलकुलेशन आपको करना है। मैं तो यहाँ लिख दूंगा इसी प्रकार से, इसलिए अगर आप समझ रहे होंगे तो ठीक है। तो रो की वैल्यू पी रीजन के लिए माइनस ई एन ए आया, तो अपने फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया आपने, तो आपको ये मिला डी टू वी बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू ई एन ए बाई अपसाइलन।
अब क्या करते हैं, ये जो आपका सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, समाकलन करिए इसका। अगर इसको आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो डी टू वी बाई डी एक्स टू डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई एन ए बाई एप्साइलन डी एक्स। तो डी टू वी बाई डी एक्स टू का अगर इंटीग्रेशन होगा तो डी वी बाई डी एक्स बन जाएगा ये। और यहाँ कितना बन जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ई एन ए और एप्साइलन, तो x आ जाएगा यहाँ। ये हो गया डी वी बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट है, डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई एन ए बाई एप्साइलन एक्स प्लस C1। ये जो C1 है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, C1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इस C1 की अगर वैल्यू निकालनी है उसके लिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर x की वैल्यू माइनस एक्सपी कर दी जाए, मतलब जंक्शन से अगर पीछे की ओर जाना शुरू कर देंगे, नेगेटिव x डायरेक्शन में जाना शुरू करेंगे, तो उस कंडीशन में आपका कहना है अगर हम लोग यहाँ से इधर आते हैं, ये देखिए इधर आना पड़ेगा ना जंक्शन से यहाँ माइनस एक्सपी डायरेक्शन में, तो इस स्थिति में आपने कहा था कि यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया है, तो मैक्सिमा का केस लगाएं तो डी वी पी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो आएगा, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो आएगा। तो समीकरण 5 में अगर इसकी वैल्यू जीरो रख दें तो C1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं जी, जीरो इक्वल टू ई एन ए अपसाइला माइनस एक्स पी प्लस C1। इसको थोड़ा इजी करिए, थोड़ा इजी करिए, क्या आएगा, ट्रांसफर कर देंगे अगर तो C1 इक्वल टू ई एन ए बाई अपसाइलन एक्स पी। अब इस C1 के मान को आप इक्वेशन 5 पे रख दीजिए। जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा, नोट कर लिए ना। अब डी वी बाई डी एक्स ई एन ए अपसाइलन एक्स ई एन ए बाई अपसाइलन एक्स पी, इसको फिर से x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। ये दूसरी बार इंटीग्रेट कर रहे हैं। पॉइजन का समीकरण लिखे हैं डी टू वी बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस रो बाई एप्साइलन। यही आपका एक एरिया है जिसको दिमाग में रखने की जरूरत है, हो जाएगा। अब अगर इसको इंटीग्रेट करें तो डी वी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन ई एन ए बाई एप्साइलन कॉन्स्टेंट है, एक्स डी एक्स हो जाएगा, ई एन ए बाई एप्साइलन एक्स पी मैक्सिमम दूरी है डिप्लेशन लेयर के लिए पी रीजन में, तो ये कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा। चलिए इसको इंटीग्रेट किए तो क्या निकला, v, ये तो वही है कांस्टेंट है, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ई एन ए बाई एप्सिलॉन एक्स पी और x प्लस C2। C2 क्या है, समाकलन नियतांक है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर हम जंक्शन की बात करें, अगर आप x इक्वल टू जीरो पे रहते हैं, संधि पे रहते हैं, तो पोटेंशियल कितना होता है, जीरो का होता है। तो पोटेंशियल अगर जीरो का है, पोटेंशियल अगर जीरो का है तो ई एन ए बाई एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू जीरो रख देंगे, यहाँ x की वैल्यू जीरो रखना पड़ेगा, यहाँ भी x की वैल्यू जीरो रखना पड़ेगा, तो ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, तो C2 की वैल्यू, सीधी सी बात है, C2 की वैल्यू भी जीरो। अब C2 की वैल्यू अगर इक्वेशन 7 पे जीरो रख दें तो आपका इक्वेशन ये बन जाएगा, v इक्वल टू ई एन ए बाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ई एन ए बाई एप्सिलॉन एक्स पी एक्स। बोलिए यहां तक कहीं कोई समस्या नहीं है, बोलिए, नहीं है कि है नहीं है, नहीं है। चलिए इसको सिंपल कर दीजिए। अगर इसको सिंपल करना है तो आप एक काम करिए, सबसे पहले आप यहाँ x की वैल्यू माइनस एक्स पी और v की वैल्यू वी पी रख दीजिए अपने इक्वेशन में। क्या बनेगा, वी पी इक्वल टू ई एन ए बाई एप्सिलॉन एक्स पी का स्क्वायर बाई 2 प्लस ई एन ए बाई एप्सिलॉन एक्स पी और माइनस एक्स पी। एक्स की जगह एक्स पी रखेंगे स्क्वायर में तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको अगर सिंपल करें तो ये कितना आ रहा है, ई एन ए बाई एप्सिलॉन एक्स पी का स्क्वायर बाई 2 माइनस ई एन ए बाई एप्सिलॉन एक्स पी का स्क्वायर। यहाँ से इसको और सॉल्व कर दीजिए, ई एन ए बाई एप्सिलॉन अगर कॉमन निकाल दें यहाँ, इसको क्या बचेगा, एक्स पी का स्क्वायर बाई 2 और यहाँ क्या बचेगा, एक्स पी का स्क्वायर। तो
फुल में से, मतलब ये एक में से आधा चला गया तो नेगेटिव में आधा बचेगा, नेगेटिव में आधा बचेगा कि नहीं? तो क्या है रिजल्ट आपके पास? वीपी की वैल्यू माइनस ई एन ए बाई एप्साइलन एक्स पी का स्क्वायर बाई 2। इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, आपके पास ये इक्वेशन बनेगा जी। क्या क्या किया एक बार सोच लीजिए। आपने कहा कि हमारे पास ए क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला एक सेमीकंडक्टर है जिसके जंक्शन पर V की वैल्यू 0 है। V से अगर हम एक्स पी डिस्टेंस जाते हैं P डायरेक्शन में तो पोटेंशियल Vp हो जाएगा, और अगर n जंक्शन से n डायरेक्शन में xn जाते हैं तो उस केस में पोटेंशियल का मान Vp हो जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल आपका कहना है मॉड ऑफ Vp प्लस मॉड ऑफ Vn। मैग्नीट्यूड लिया, x की वैल्यू xp जाना है और xn जाना था, तो x की वैल्यू को आपने कहा xp प्लस xn। उसके बाद पॉइजन का इक्वेशन देखा, d2v बाई dx2 इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्साइलन, और फिर आपने कहा कि रो की वैल्यू अगर p रीजन में निकालेंगे, है ना, आवेश घनत्व निकालेंगे, तो वहां कितना होता है सांद्रता? Na होती है, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। सांद्रता मतलब संख्या, घनत्व ही है, सांद्रता तो घनत्व है ना। तो Na घनत्व था किसका? इलेक्ट्रॉन का, तो माइनस ई लगा दिया। माइनस ई लगाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, एक बार इंटीग्रेट किया तो C1 निकाला, दूसरी बार इंटीग्रेट किया C2 निकला, लेकिन वो 0 था, और आपने इस तरीके से Vp निकाल दिया। सेम केस में सेम चीज करते हुए आप एक काम करिए, एन टाइप के लिए शुरू करिए। मैंने पी रीजन का निकाला, अब एन रीजन का निकालिए। एन रीजन के लिए घनत्व कितना होगा? रो की वैल्यू, तो वहां होल्स था तो इसलिए ई और एन डी। अब वहां ई एन डी रखिए रो की जगह, माइनस में आएगा। इंटीग्रेट करिए, करिए इंटीग्रेट, कर लिया। अब एक्स एन के लिए आप कहना कि जो वी एन होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, मतलब डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू 0, C1 निकाल लीजिए, फिर वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अब Vp पता चल गया है, Vn पता चल गया है, तो Vb निकाल लेंगे, बैरियर हाइट निकल आएगा। रखिए वैल्यू, रखें। अगर ये दोनों वैल्यू को आप अपने इक्वेशन पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो Vb की वैल्यू ई एन ए बाई एप्साइलन एक्स पी का स्क्वायर बाई 2 ई एन डी बाई एप्साइलन एक्स एन का स्क्वायर बाई 2। जो कॉमन टर्म है उसको निकालते हैं। देखिए, ई निकाला, एन ए निकाला, एप्साइलन निकाला, 2 निकाला और एक्स पी निकाल दिया। तो देखिए, ई निकल गया, ओके, एप्साइलन निकल गया, ओके, 2 निकल गया, ओके, लेकिन इसमें एक्स पी तो है ही नहीं। तो एक्स पी को यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, एन ए को यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या बचेगा? ई एन ए बाई 2 एप्साइलन एक्स पी का स्क्वायर 1 प्लस एन डी बाई एन ए एक्स एन का स्क्वायर और एक्स पी का स्क्वायर। अच्छे से देख लीजिए, मैं इस सब टर्म को कॉमन निकाल दूं तो इधर एन ए तो है ही नहीं, तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, और एक्स पी का स्क्वायर भी नहीं है तो उसको भी डिवाइड में देना पड़ेगा, तो आपके पास ये आया। बोलिए हाँ, आ गया। अब क्या करें? अब करना कुछ नहीं है जी, अब एक डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे कि भाई अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ क्या बना है? होल्स बने हैं, राइट। और यहाँ से होल्स, उतने ही होल्स आए हैं, तब तो वो न्यूट्रल होकर के अपने पीछे उतने ही नंबर ऑफ क्या छोड़ दिए हैं? इधर इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं। तो पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन की सांद्रता है एन साइड के इलेक्ट्रॉन होल्स के लिए इक्वल होनी चाहिए। मतलब इधर एक्स पी डिस्टेंस पर सांद्रता उतनी ही होगी जितना एक्स एन डिस्टेंस के लिए है। तो एन ए एक्स पी इक्वल्स टू एन डी एक्स एन। डी को स्मॉल लिखना भाई ना, गलती से कॉपी पेस्ट में गलती हुआ होगा। अब एक्स एन बाई एक्स पी की अगर वैल्यू निकालें तो एन ए बाई एन डी आएगा। अब अपने इक्वेशन 11 में इस वैल्यू को रख दीजिए, ई एन ए बाई 2 एप्सिलॉन एक्स पी का स्क्वायर 1 प्लस एन डी बाई एन ए और एक्स एन बाई एक्स पी है, और वहाँ क्या लिखे थे आप? एक्स पी एक्स एन और एक्स पी का स्क्वायर था, तो एन ए बाई एन डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब
होल स्क्वायर है तो एक ठो एन डी और एक ठो एन डी कैंसिल होगा, और एक ठो एन ए और एक ठो एन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई एन ए बाई टू एप्सिलॉन एक्स पी का स्क्वायर 1 प्लस एन ए बाई एन डी, 1 प्लस एन ए बाई एन डी आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, हमारे पास इसी तरीके से अगर आप चाहें तो वी बी की वैल्यू ई एन डी बाई टू एप्सिलॉन एक्स एन का स्क्वायर 1 प्लस एन डी बाई एन ए हो सकता है। क्लियर है बात? वी बी की वैल्यू को अगर आप चाहें तो उस केस में आपके पास ये इक्वेशन दो तरीके से बन सकता है। क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, आपके पास ये दो इक्वेशन है, ई एन ए बाई टू एप्सिलॉन एक्स पी का स्क्वायर 1 प्लस एन ए बाई एन डी, या अगर आप चाहें तो वी बी इक्वल टू ई एन डी बाई टू एप्सिलॉन एक्स एन का स्क्वायर 1 प्लस एन डी बाई एन ए। अगर आप इस चीज को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास 1 प्लस एन डी बाई एन ए, सॉरी एन ए बाई एन डी एक्स पी बाई एक्स एन का स्क्वायर बचेगा। अपने इक्वेशन को अगर आप ये चीज कॉमन नहीं निकाल के एन वाले टर्म को कॉमन निकालते तो, बोलिए समझ में आया? अब क्या करें, अगर समझ में आ गया है अब क्या कर दें, ये दो इक्वेशन है ना आपके पास, इन दोनों इक्वेशन से आप एक काम करिए। देखिए यहां से अगर मैं एक्सपी निकालूं तो एक्सपी का स्क्वायर निकालने के लिए इस पूरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 2 एप्सिलॉन बाई ई एन ए, 2 एप्सिलॉन बाई ई एन ए 1 बाई 1 प्लस एन ए बाई एन डी। बोलिए हाँ। और अगर इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं, थोड़ा सा सिंपल, ये एन डी यहाँ एलसीएम हो गया, तो वी बी 2 एप्सिलॉन ई एन ए 1 बाई एन डी प्लस एन ए बाई एन डी। अब ये एन डी ऊपर चला जाएगा, तो वी बी 2 एप्सिलॉन ई एन एन डी बाई एन ए प्लस एन डी। बोलिए समझ में आ गया? आया? और अगर इस हाफ स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे तो इस पूरे का पावर हाफ हो जाएगा। इसी प्रकार सेम केस में आप एक काम करिए, इक्वेशन 13 यूज करिए ये वाला, और एक्स एन का मान निकालना है, तो इस सब को फिर से ऐसे ट्रांसफर करेंगे, एलसीएम लेके प्लस करेंगे और स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। आएगा? आएगा ना जी? ये आया, एलसीएम लिया, प्लस किया, स्क्वायर को ट्रांसफर किया, ये वैल्यू है। इन दोनों इक्वेशन से हम x निकाल सकते हैं। निकालें x, xn और xp को अगर ऐड कर दिया जाए तो आपको ये मिलेगा। बोलिए ठीक है? अब इन दोनों में देखिए 2 एप्सिलॉन वी बी बाई ई, 2 एप्सिलॉन वी बी बाई ई अगर कॉमन निकाल दिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा, एन डी एन ए प्लस एन डी पावर हाफ, एन ए यहाँ एन डी एन ए एन डी एन डी एन ए एन डी बचा। और क्या बच सकता है, देखिए पावर चूंकि टोटल हाफ था तो इसका पावर हाफ है, डिनोमिनेटर का पावर हाफ है, इसका पावर हाफ है, डिनोमिनेटर का पावर हाफ है, इसको सेपरेट करके इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद में अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं इस पूरे को, मतलब एन ए प्लस एन डी का पावर हाफ, एन ए का पावर हाफ, एन डी का पावर हाफ, अगर एलसीएम ले लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा, इसके साथ ये चला जाएगा एन डी हाफ, और इसके साथ आ जाएगा एन ए हाफ, तो एन डी टू द पावर हाफ, एन डी टू द पावर हाफ, एन ए टू द पावर हाफ, एन ए टू द पावर हाफ, और इतना। डाउट तो नहीं हो रहा? और उसके बाद ये एन डी का पावर हाफ इंटू एन डी का पावर हाफ, तो एन डी का पावर 1, एन ए का हाफ, तो एन ए डिवाइडेड बाई इतना। क्लियर है? उसके बाद में यहां बच गया 2 एप्सिलॉन वी बी बाई ई टू द पावर हाफ,
एन ए प्लस एन डी का पावर 1, एन ए का हाफ, एन डी का हाफ, एन ए प्लस एन डी टू द पावर हाफ। क्लियर है? क्लियर है? और अगर इसको टोटल लिखना चाहें, इसको टोटल लिखना चाहें तो क्या बचेगा? यहां से एन ए एन डी का पावर हाफ इसके साथ माइनस हो जाएगा 1 के साथ, डिवाइड में है तो 1 माइनस हाफ करेंगे तो एन ए प्लस एन डी का पावर हाफ आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में एन ए का पावर हाफ, एन डी का पावर हाफ, 2 एप्सिलॉन वी बी बाई ई टू द पावर हाफ। चाहें तो इसको मिक्स करके लिख सकते हैं, एक ही हाफ पावर लगा करके। कैसे? ये जो रिजल्ट निकला है इसको हमेशा भी लिख सकते हैं 2 एप्सिलॉन वी बी बाई ई एन ए प्लस एन डी टू द पावर हाफ। ये क्या निकल गया आपके पास? एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू मतलब रोधिका की चौड़ाई। ठीक है? ठीक है? यहां तक कहीं कुछ ऐसा केस जो आपको समझ में नहीं आ रहा? ये है आपका डिप्लेशन का विड्थ। क्या निकाल दिया? डिप्लेशन की चौड़ाई, रोधिका की चौड़ाई। अब ध्यान देगा कि अर्धचालक में अशुद्धि की सांद्रता बढ़ाने पर रोधिका चौड़ाई कम हो जाती है। अशुद्धि बढ़ाने पर रोधिका की चौड़ाई कम हो जाती है, इसीलिए इम्प्यूरिटी बढ़ाते हैं ताकि रोधिका की चौड़ाई कम हो। चलिए अब संधारित्र की धारिता पर डिस्कशन कर लेते हैं पूरा का पूरा। देखिए आपने क्या माना? आपने माना था कि आपके पास इस तरीके का सेटअप है सेमीकंडक्टर का। ये वाला जो प्लेट है यहाँ पे आपके होल्स के ट्रांसफर से इलेक्ट्रॉन बने और यहाँ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होल्स बने, मतलब दो प्लेट बन गए जिसमें अपोजिट चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी x है और इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। कैपेसिटर की तरह काम करेगा, मतलब p क्षेत्र में माइनस प्लेट और n क्षेत्र में प्लस प्लेट बन गए, दोनों के बीच की दूरी पता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता है, ये संधारित्र की भांति काम कर रहा है। अगर ये कैपेसिटर के जैसा है जिनके बीच की दूरी x है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है तो फॉर्मूला ये मिलेगा। बोलिए हाँ। C इक्वल टू एप्सिलॉन a बाई एक्स की वैल्यू अब भी निकाला है, एकदम फ्रेश। क्या निकाला? आपने पता किया था 2 एप्सिलॉन वी बी बाई ई एन ए एन डी टू द पावर हाफ। ऊपर ले जाइए इसको, ऊपर ले गए तो पावर माइनस में, ऊपर ले गए तो पावर माइनस में 2 एप्सिलॉन वी बी बाई ई एन ए एन डी पावर माइनस में है तो इसके अंश को हर और हर को अंश कर लीजिए। मतलब अगर इसको प्लस में लिखना है पावर को तो ये ऊपर चला जाएगा, ई ऊपर 2 एप्सिलॉन वी बी नीचे, एन ए एन डी ऊपर, एन ए एन डी नीचे। बोलिए हाँ, और पावर हो जाएगा प्लस में, कुछ ऐसा, राइट? अब इस एप्सिलॉन को रूट के अंदर ले जाना है, तो अगर ये बाहर आया था तो स्क्वायर रहा होगा रूट के अंदर, तो अगर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर में हो गया, तो a एप्सिलॉन स्क्वायर ई 2 एप्सिलॉन वी बी एन ए प्लस एन डी, एक एप्सिलॉन दूसरे एप्सिलॉन को कैंसिल करेगा, क्या बचेगा? a एप्सिलॉन ई 2 वी बी एन ए प्लस एन डी टू द पावर हाफ। ये है आपके जंक्शन की कैपेसिटी, आपके संधि की धारिता, x की वैल्यू, अवक्षय की चौड़ाई, बैरियर विड्थ और बैरियर पोटेंशियल। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नोट करिए, समझिए, डाउट है तो वापस डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है।